लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। गाइज लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज वेयर आई टॉक्ड अबाउट मेजर वर्क्स रिटन बाय major authors for UGC NEET English Literature exam perspective that will be conduct December next month will be your examination. So definitely आपने वो कौन कौन से writers from the English literature you have to cover. First I am going to just cover here British literature और जितने भी key figures you have to prepare according to age we are going to discuss. Chronologically we are just discussing step by step. So now we reach जॉन लिली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जॉन लिली के आपने जो वर्क्स प्रिपेयर करने आई हैव मेंशन दियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जॉन लिली, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर. राइट, सो बेसिकली गाइज जॉन लिली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप इन योर माइंड द टाइमलाइन 1554 to 1606. This is the timeline of John Lilly. जॉन लिली वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोस राइटर रहे हैं एंड ड्रामेटिस्ट रहे हैं ऑफ द एलिजाबेथन एज. राइट, और ही इज बेस्ट नॉन फॉर क्रिएटिंग द हाईली ऑर्नामेंटल प्रोस स्टाइल, जिसे आप क्या बोलते हैं, यूफ्यूज्म. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, यूफ्यूज्म. राइट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से ऑर्नामेंटल प्रोस स्टाइल है विच इज डेवलप्ड बाय जॉन लिली. एंड फ्रॉम दिस फैक्ट ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. यू कीप इन योर माइंड. ओके, सो बेसिकली ये बहुत पॉपुलर बन गया बाद में जो स्टाइल था इनका लेट 16th सेंचुरी जाते जाते. बेसिकली ये जो एक स्टाइल है, प्रोस स्टाइल रहा है यूफ्यूज्म बाय आपके जॉन लिली, इट बिकम मोर पॉपुलर लेट 16th सेंचुरी. ओके, और आप देखेंगे बहुत से राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर यूज्ड और इंस्पायर्ड विद दिस ऑफ कोर्स स्टाइल विच इज डेवलप्ड बाय यूफ्यूज्म बाय जॉन लिली. राइट, अभी ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया रिगार्डिंग आपकी जॉन लिली. और मैं आपको बता दूं इनका जो बेसिकली वर्क आया है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट. द एनाटॉमी ऑफ विट, ये आपके जॉन लिली का वर्क है दैट केम और पब्लिश 1578. बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने अपना ये जो स्टाइल है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूफ्यूज्म, इसको इन्होंने डेवलप किया है. राइट, सो यू कीप इन योर माइंड. नाउ लेट्स गो अहेड. बिफोर हिम जितने भी आपके इंग्लिश प्रोस राइटर्स थे उनका जो एक राइटिंग स्टाइल था इट वॉज सिंपल एंड अनपॉलिश्ड. बट लिली जो है इन्होंने कहीं ना कहीं रिफाइंड प्रोस ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस किया, एलिगेंट आर्टिस्टिक expressive way or style of writing. He anyhow just refine. So you see this is the contribution towards literature by John Lilly. तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज फ्रॉम दीज फैक्ट्स यू गेट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, यू मस्ट नो अबाउट इट. राइट, अभी लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क जो आपने प्रिपेयर करने हैं. तो गाइज फर्स्ट वी टॉक अबाउट गैलेथिया. राइट, इट्स गैलेथिया. यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा है, इट्स कंप्लीट टी एंड इट इज एच. ठीक है, गैलेथिया. तो ये इनका पेस्टोरल कॉमेडी है. इट्स पेस्टोरल कॉमेडी बाय जॉन लिली. इम्पॉर्टेंट यानी कि पेस्टोरल ड्रामा है इनका. इसको इन्होंने प्रॉस में लिखा है, नॉट इन वर्ड्स. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. इट वॉज रिटन इन प्रॉस एंड एलिजाबेथन कोर्ट कॉमेडी इट वॉज कंसिडर गैलेथिया. राइट, और इसका जो बेसिकली कंपोजिशन जो डेट है, जो ईयर है, बेसिकली इट इज रिटन अराउंड 1584 टू 1588 अराउंड इट वॉज रिटन. एंड फर्स्ट इसको परफॉर्म किया गया था 1588. राइट, 1588 द ईयर व्हेन इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो बेसिकली इनका वर्क है. अच्छा, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इसका जो सेटिंग था उसको भी आपने ध्यान में रखना है. लिनकॉल्नशायर. ठीक है, मैं लिख देती हूँ लिनकॉल्नशायर. लिनकॉल्नशायर बेसिकली इसका सेटिंग रखा गया है. जो इनका ये वर्क है गैलेथिया, जो इनका बेसिकली प्ले है, वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट्स अ पेस्टोरल ड्रामा लाइक. ठीक है, तो इसका जो सेटिंग है वो लिनकॉल्नशायर में रखा गया है. एक इंग्लिश कर्ट साइड रीजन है ये. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. और इसमें आप देखेंगे जो स्टोरी है ना, 2 गर्ल्स की है, जिसमें एक गर्ल का नाम होता है गैलेथिया एंड द सेकंड वन होती है
फिलीदिया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, मतलब अपना रूप बदल लेते हैं देमसेल्व्स एज अ बॉय, तो अपने आप को बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब डिस्गाइज कर लेते हैं। और उनके जो फादर्स होते हैं, हाइड देम टू एस्केप सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, जिसका नाम होता है नेपच्यून, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे इस प्ले के अंदर किस तरीके से व्हेन दे मीट टू ईच अदर एंड फॉल इन लव, राइट, ईच थिंकिंग द अदर कि क्या है, वो बॉय है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट। तो इसमें आप देखेंगे डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी, लव एंड डिजायर, मैथोलॉजी जो है बेसिकली नेपच्यून, वीनस एंड क्यूपिड की, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है। सो ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट, बट देयर इज नो नीड टू जस्ट गो मोर डिटेल, ओके, ओनली फैक्ट्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड। एंड आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख के जाने, जिसमें गैलेथिया जो बेसिकली गर्ल होती है किस तरीके से डिस्गाइज करती है अपने आप को एज अ बॉय, एंड फेलिदा गर्ल होती है, डिस्कस्ड क्या करती है, अपने आप को डिस्गाइज क्या कर लेती है, वो भी अपने आप को एज ए बॉय कर लेती है। एंड नेपच्यून, वीनस, क्यूपिड, so you see these all are main for exam perspective. Okay, now let's talk about Sappho and Phao. So basically friends, Sappho and Phao, it is by John Lilly और ये एक court comedy है, it's an court comedy, right? और it was written in prose, again ये prose में लिखा गया है। and इसे आप देखेंगे, इसमें जो इनका यूफिस्टिक जो स्टाइल इन्होंने डेवलप किया था, ये कंप्लीट एग्जाम्पल है साफो एंड फाओ। इनका जो बेसिकली स्टाइल था यूफिस्टिक, राइट, मुझे ये नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यू प्लीज जस्ट एडजस्ट हियर। सो ये जो इनका यूफिस्टिक बेसिकली स्टाइल था, वी हैव डिस्कस्ड अभी बिफोर, मैंने आपको बताया। तो बेसिकली दिस इनका जो प्रॉस है, इट्स कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ इट। और इसको रिटन एंड परफॉर्म किया गया है 1584। सो एग्जैक्टली इसका जो ईयर है, यू कीप इन योर माइंड 1584, यू प्लीज कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये इनका जो बेसिकली वर्क है जॉन लिली का, इट रियली अपीयर्ड रिपीटेडली इन योर एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट इन मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में कई बार इसको टारगेट किया गया है। सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, एंडीमियन जो है ये आपके जॉन लिली का एक कॉर्ट कॉमेडी है, इट्स एन कॉमेडी, अगेन इट्स अ कोर्ट कॉमेडी। और यू सी इसमें भी बेसिकली इसको इन्होंने प्रॉस में लिखा है, और इसमें भी यूफिस्टिक स्टाइल को कहीं ना कहीं टारगेट किया है। एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ रोमांस, एलेगरी एंड मिथ। तो इसमें आपको ट्रायो थिंग्स मिल जाएगी, ट्रायो थिंग्स का मिक्सअप मिल जाएगा, लाइक रोमांस प्लस एलेगरी प्लस मिथ। सो दीज ट्रायो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर इनके प्रॉस वर्क में, जो बेसिकली लिखा गया है अराउंड 1585 इट वॉज रिटन and it was first performed 1588, right, keep in your mind, and it was performed by children's pole, यानी कि बॉय एक्टर्स है, तो इसको परफॉर्म किया गया था चिल्ड्रंस ऑफ पोल्स के थ्रू, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। और इट स्टेज बिफोर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, राइट, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट इट इज अ स्टेट बिफोर, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यू प्लीज कीप इन योर माइंड द मेन कैरेक्टर्स फ्रॉम लाइक एंडीमियन जो एक ड्रीमर होता है, एक लवर होता है, इसमें एक सिंथिया होती है जो मून गॉडेस होती है, ऑफकोर्स जो सिंबल भी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। इसमें एक टेलस होता है जो अर्थ गॉडेस होती हैं, हु लव्स एनी हाउ एंडीमियन इन द प्ले। and there are lot of the characters you see, but you just need to understand some main characters जो मैंने आपको भी सजेस्ट किए। तो एंडीमियन जो होता है बेसिकली एक कॉर्टियर होता है इन द प्ले, वो लव करता है सिंथिया से, द मून ऑफ गॉडेस, ठीक है। तो यहाँ पर ना मतलब रिप्रेजेंट क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया गया है, एंड बिकॉज हिज लव इज इम्पॉसिबल एंड टू आइडियल, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू सी इन दिस प्ले। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपको कर्टली लव दिख जाएगा, एंड चैस्टिटी एंड प्योरिटी आपको देखने मिल जाएगी इन द रोल ऑफ एलिजाबेथ द फर्स्ट, लॉयलिटी मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगा। सो ऑफकोर्स कंसीडर ये किया जाता है बेसिकली जॉन लिली का मास्टरपीस, राइट। एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी है इनके यूफिज्म का, जो इन्होंने बेसिकली डेवलप किया है द स्टाइल ऑफ टाइप ऑफ प्ले। एंड इसमें आपको प्रेज मिल जाएगा, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेज एडमायर किया गया है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट आई सजेस्ट विद यू ऑल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, मिदास।
तो गाइज इट इज़ अगेन कोर्ट कॉमेडी बाय आपके जॉन लिली। और मैं आपको बता दूं रिसेंटली अभी जो 225 में एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ पे आपका रिप्रेजेंट था मिडास, दिस पर्टिकुलर प्ले बाय जॉन लिली। सो कीप इन योर माइंड इट इज़ अगेन रिटन इन प्रॉस एंड हियर इज ऑल्सो द स्टाइल ऑफ यूफिस्टिक जो बेसिकली आपका डेवलप्ड है बाय जॉन लिली। और इसमें भी आपको ब्लैंडिंग्स दिख जाएगी लाइक मिथ, पॉलिटिक्स एंड सटायर। तो यहाँ पे आपको कौन सी तीन मिल जाएगी? मिथ, पॉलिटिक्स एंड satire, right? Hope you understand here. And it was written around 1590 to 1591. 1590 to 91 it was written, and first it was performed 1592. Keep in your mind the year I am just suggesting here. And it is also performed by children of Poles, and it was also presented at the court of Queen Elizabeth the First. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखेंगे जो टाइटल है मिडास, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाट इज़ द मीन बाय इट। तो मिडास एक किंग होते हैं ऑफ लीडिया जो इम्पॉर्टेंट है, एंड मोटो इसमें उनका बार्बर होता है, एंड सेलिनस इसमें वाइज ओल्ड मैन होता है, एंड इसके अंदर आपको और भी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जैसा आपको एक बार लुकअप करना है उनको। ठीक है, अभी लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी हैव थॉमस डेकर। सो फ्रेंड्स, थॉमस डेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एलिजाबेथन एंड जेकोबियन प्ले राइट हैं। एलिजाबेथन एंड जेकोबियन आपके प्ले राइट हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1572 टू 1632। सभी ऑथर्स के बारे में सभी कुछ नहीं स्टडी करना, सिर्फ आपने टू द पॉइंट कंटेंट प्रिपेयर करने एग्जाम के लिए, वही सब मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ अपने रिटर्न नोट्स में, एंड वही वर्क्स मैं आपके डिस्कस कर रही हूँ। ही हैज़ रॉट मैनी वर्क्स बट वी हैव टू स्टडी ओनली टू इंपॉर्टेंट, द शू मेकर्स हॉलीडे एंड द ऑनेस्ट होर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ये आपके पैम्फलेटियर हैं जो आपके थॉमस डेकर हैं एंड प्रॉस राइटर रहे हैं। एंड इनका बेसिकली जो स्टाइल रहा है टू राइटिंग इट्स रियलिस्टिक, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ही नॉन एज अ रियलिस्टिक एंड ऑफ कोर्स फेमस फॉर ह्यूमर, सटायर, लाइफ लाइक कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही अप्रिशिएटेड फॉर कैप्चरिंग एवरीडे लाइफ। तो इनकी राइटिंग्स में आप देखेंगे एवरीडे लाइफ को ये बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं। सो दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू कीप इन योर माइंड। एंड इनका जो वर्क है, इनका मोस्ट फेमस प्ले है द शू मेकर्स हॉलीडे। दिस प्ले मैनी टाइम हैव बीन रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन इन अ सेम मैचिंग क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल द ऑथर इटसेल्फ पूछा गया है। सो बी प्रिपेयर्ड। सो गाइस, इनका ये एक डोमेस्टिक प्ले है, इसको आप सिटी कॉमेडी भी बोल सकते हो, बेस्ड ऑन लंदन। सो इट्स अ डोमेस्टिक ड्रामा, द शू मेकर्स हॉलीडे। डोमेस्टिक इनका ये ड्रामा है डेकर का। एंड इसमें आप देखेंगे इन्होंने ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास लाइफ जो है उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया है। और इट वॉज परफॉर्म 1599, द ईयर यू मस्ट कीप इन योर माइंड 1599, एंड बाय एडमायरल्स मैन। इसको परफॉर्म किसके थ्रू किया गया है? एडमायरल मेंस के थ्रू। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है बिकॉज यहाँ से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुट होते हैं। तो इट वॉज परफॉर्म बाय एडमायरल्स मैन, आई एम राइटिंग हियर एडमायरल्स मैन, राइट। दिस इज परफॉर्म्ड बाय, एंड पॉपुलर सक्सेस इसको बेसिकली मिला था। और इसमें आप देखेंगे कि जो इसका पर्टिकुलर सेटिंग है वो 1590s की इन्होंने लंदन की रखी है, राइट। और किस तरीके से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इसमें एक लेसी टाइप का नोबल मैन होता है जो रोज़ नाम, मतलब ही लव्स रोज को लव कर रहा होता है। लेसी मतलब कि रोलांट लेसी होता है, नॉवल मैन होता है, और वो कहीं ना कहीं ही लव्स रोज। लेकिन जो उसके फादर होते हैं रोज के, वो अपोज करते हैं उनका मैच मेकिंग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो शू मेकर है, ठीक है। क्योंकि जो लेसी होता है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है हिमसेल्फ एज अ डच शू मेकर, और उसका अपना नाम वो रखता है हैंस करके, मतलब यहाँ पे डिस्गाइज चल रहा है, ठीक है। अपने आप को बदल लेता है एज ए शू मेकर, और इसी वजह से उसके फादर जो है कहीं ना कहीं अपोज करते हैं उनके मैच मेकिंग को। तो दिस इज द प्ले अबाउट, होप यू अंडरस्टैंड हियर, जस्ट कीप इन योर माइंड। वर्किंग क्लास लाइफ को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया है, लव एंड मैरिज, डिस्गाइज एंड आइडेंटिटीज को टारगेट किया गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, द ऑनेस्ट होर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो वर्क है द ऑनेस्ट होर, इट वॉज कोलेबोरेशन विथ थॉमस मिडल्टन। तो बेसिकली थॉमस डेकर, एंड इसको कोलेबोरेट किसके साथ किया गया है? थॉमस मिडल्टन। ये चीज़ें और ये फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यू कीप इन योर माइंड
मिडिल्टन के साथ इसको बेसिकली कोलेबोरेशन किया है। इसका पार्ट सेकंड से एसोसिएशन है आपके थॉमस मिडिल्टन का। ओके, तो ये एक सिटी कॉमेडी है, रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडी है, जिसको फर्स्ट पार्ट जिसका पब्लिश हुआ था 1604 में, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, इट वॉज पब्लिश 1606 में। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और सेकेंड पार्ट कहीं ना कहीं कोलेबोरेशन है उसका विद आपके थॉमस मिडल्टन के साथ। ओके, सो हियर जस्ट कीप इन योर माइंड, इसका भी सेटिंग लंदन में रखा गया, और इसमें भी ना स्टोरी आपको एक प्रोस्टिट्यूट की मिल जाएगी जो किस तरीके से रिफॉर्म कर रहा है, बिकम्स अ सिंबल ऑफ वर्च्यू एंड ऑनेस्टी। दिस इज द प्ले अबाउट। अदरवाइज आपने जस्ट मेजर फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ द बेस्ट कॉमेडी, डेकर का सोशल कॉमेडीज में से एक है, जहाँ पे इन्होंने सिंपैथेटिक जो एक प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक इंट्रोडक्शन दिया है उसका। ठीक है, तो एक न्यू आइडिया ऑफ रेनिसा ड्रामाज में कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेजेंट किया है। सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड द कोर आइडिया ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्ले। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट आर की फिगर जॉन वेबस्टर। सो फ्रेंड्स, आपके जॉन वेबस्टर अगेन जेकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं, एंड ही एक्टिव मेनली 1600 टू 1634। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ही नॉन फॉर डार्क, वॉयलेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज। तो इनके जितने भी वर्क्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन मिलेंगे डार्क, वॉयलेंट यानी कि नेगेटिव साइड ऑफ आप मान के चलिए वॉयलेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज आपको देखने मिल जाएगी। एंड इनके ना अक्सर जितने भी वर्क्स हैं वो कोलैबोरेटेड है विद अदर प्ले राइट्स, मतलब कि मेजर मास्टरपीस आर हिज ओन, राइट। सो ओवरऑल आपने ध्यान में रखना है इनके जो कंटेम्प्रेरी थे लाइक विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन ऑफ कोर्स। अभी लेट्स टॉक अबाउट इनके जो मेजर टू मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आप लोगों को डिस्कस करने के लिए, द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। So guys, I would like to suggest you some important facts. First, the White Devil. It was John Webster's Jacobean revenge tragedy. It's a revenge tragedy. I have told about कि revenge tragedy से आपको proper question examination में मिलता है, and it was published 1612 में इसका publication है, and इसका जो setting है it's Italy, right? And it's based on the real life story of Vittoria Accorboni. ठीक है, तो उन पर बेस्ड है ये। डार्क, वॉयलेंट एंड साइकोलॉजिकल सिंबॉलिक आपको इसमें देखने मिल जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इन दिस, तो ये जो वाइट डेविल है इसमें आप देखेंगे इसमें शो किया गया है द राइज एंड फॉल ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया जो एक विमन होती है उसको ट्रैप कर लिया जाता है ना करप्ट वर्ल्ड में, करप्ट वर्ल्ड ऑफ लस्ट है ना उसमें, लाइक पॉलिटिक्स एंड मर्डर, right? तो it is based on this important story. I will not summarize here. I'm just going to suggest you major facts that you have to play or prepare. And वेबस्टर का ये फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी है जिसमें आपको इंटेंस साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने मिल जाएंगे, एंड इट इज़ वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी, राइट? होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द डचेस ऑफ माल्फी. So guys, this important play by John Webster 1613 to 14 around it was written. It's also Jacobean revenge tragedy, most important for exam point of view. And इसका जो basically structure है it is divided into 5 act. आपको 5 acts देखने मिल जाएंगे इस play के अंदर, और इसका जो setting है it was in Italy. इटली में बेसिकली एक जगह है माल्फी करके, जो बेसिकली टाइटल है द डचेस ऑफ माल्फी. माल्फी ये एक इटली का ही प्लेस है. तो इसमें आप देखेंगे एक डचेस, द डचेस जो है अ यंग विडो होती है, वो किस तरीके से सीक्रेटली मैरिज कर लेती है अपने जो उसका स्टीवर्ड होता है एंटोनियो से, उसकी शादी हो जाती है अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर टू टाइनिकल ब्रदर्स. इसके बहुत बुरे से ब्रदर्स होते हैं इसके पर्टिकुलर जो ये आपकी मतलब डचीज़ है, डचीज ऑफ माल्फी है जो डचीज है बेसिकली, इसके 2 ब्रदर्स होते हैं. द नेम वी हैव फर्डिनांड एंड कार्डिनल. ये दोनों इतने क्रूल होते हैं, और बेसिकली जब ये एंटोनियो से शादी कर लेते हैं सीक्रेटली, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाते हैं. दे जस्ट अगेंस्ट वेरी मच, एंड दे डिड नॉट वांट कि उनकी जो सिस्टर है वो उससे शादी करे. देन आफ्टर ये उसको कहीं ना कहीं किल कर देते हैं. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि ना ये जो बेसिकली पर्टिकुलर प्ले है इट्स अ डार्क ट्रेजेडी. इट ऑफ कोर्स डार्क ट्रेजेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया वेबस्टर के जितने भी वर्क्स रहते हैं इट्स डार्क, वॉयलेंट एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाते हैं. ट्रेजेडीज जिसमें आप देखेंगे बहुत ही सैडनेस देखने मिलता है, ट्रेजेडीज देखने मिलती हैं लाइक. तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्ले में द डचेस, एंटोनियो, फर्डिनांड, कार्डिनल, बोसोला जो है, दीज ऑल मेजर कैरेक्टर्स
ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आई पॉइंटेड हियर बोसोला। बोसोला को कई बार टारगेट किया एग्जामिनेशन में। बोसोला जो होता है एक स्पाई होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली ऑफ द ब्रदर्स, मोरली एंड कॉन्फ्लिक्टेड ऑल्सो। ठीक है, इसमें एक डेलियो भी होता है जो फ्रेंड होता है एंटोनियो का। एंटोनियो कौन होता है? एंटोनियो होता है द हस्बैंड ऑफ डचेस, जिससे वो सीक्रेटली शादी कर लेती हैं। ठीक है, ये बहुत ऑनेस्ट एंड अच्छा बंदा होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ सभी कैरेक्टर्स सजेस्ट कर दिए, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर दैम, एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस। Many time I have just summarized this particular work. If you're willing to just watch previous videos. Now here we have done both the works written by John Webster. Now let's move on. Next key figure for examination perspective, Francis Beaumont and John Fletcher. So first I would like to, who were they? आपके फ्रेंड फ्रांसिस बेअमाउंट एंड जॉन फ्लैचर. सो बेसिकली दे वर फेमस English dramatist of the Jacobean age and known as the greatest collaborative playwright pair. यानी कि जो भी इनके वर्क्स रहते हैं वो कोलैबोरेटिव रहते हैं, राइट, इन लिटरेचर. तो आप देखेंगे इनका जो बेसिकली पार्टनरशिप रहा, इट प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज आफ्टर विलियम शेक्सपियर. तो ये जो मैंने 3 आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट किए रिगार्डिंग दीज बोथ गाय, फ्रांसिस बेमाउंट एंड जॉन फ्लेचर, you keep in your mind. And of course, let's talk about their important work, The Maid's Tragedy, Philaster, A King and No King, The Faithful Shepherdess. तो गाइज ये जो वर्क है 1610 में इट वॉज रिटन, द मैड्स ट्रेजेडी, एंड सी इट वॉज ऑथर्ड बाय Francis Beaumont and of course John Fletcher. Both the guy contributed in this important Jacobean tragedy. It is okay, it's in Jacobean tragedy. तो अभी मैं आपको बहुत सारी tragedies यहाँ पे suggest कर रही हूँ. Jacobean tragedies I target here, so you please keep in your mind or just note down them and of course look up them for further examination of your, it really help you. okay, अच्छा, ये जो important इनका ये tragedy है, as it was tragedy, so it's a tyrannical, sexual corruptions and betrayal आपको इसमें देखने मिल जाएगा. So overall no need to study more detail, only facts you must keep in your mind that it was collaborative work with Francois Beaumont and John Fletcher. okay, टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट सेल्फ क्योंकि इट प्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन मैचिंग्स एंड ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस. इट मीन्स आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जाता है द ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क एज वेल द ऑथर्स इट सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. So guys, let's talk about the next work, Philaster, one of most important. Again, it's a tragicomedy. राइट, और जितने भी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं बोथ दी मतलब ऑल दी वर्क्स ऑथर्ड बाय बोथ दी गाय. ठीक है, तो कोलैबोरेशन में इट वाज रिटन 1609 एंड 1610 ड्यूरिंग इट वाज रिटन. इंपॉर्टेंट है, ट्रेजिक कॉमेडी है. एंड आप देखेंगे इस पर्टिकुलर इनका जो ट्रेजिक कॉमेडी है इसमें रोमांटिक एडवेंचर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नोबल हीरो एंड ऑफ कोर्स हीरोइन फॉल्सली अक्यूज्ड. ठीक है, तो ओवरऑल फिलास्टर जो होता है एक राइटफुल प्रिंस होता है ऑफ सिसिली, जगह का नाम है, बट द किंग हैज टेकन हिज थ्रोन. जो किंग होता है उसका थ्रोन वापस उससे ले लेता है एंड वांट्स हिज डॉटर आर्थ्यूजा, ठीक है, टू मैरी अ फॉरेन प्रिंस जिसका नाम होता है फारामाउंट करके. ठीक है, तो नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल दिस इंपॉर्टेंट, ओनली यू जस्ट कीप इन योर माइंड द फैक्ट्स एज वेल ईयर एंड द टाइटल इटसेल्फ. ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है. इट्स अ पोइटिक रोमांटिक लैंग्वेज इट यूज्ड एंड नोबल कैरेक्टर्स आपको इसमें दिखने लग जाएंगे. एंड व्हाई दिस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपका इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है. इट्स एन मॉडल फॉर इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी एंड ऑफकोर्स हायर ये पॉपुलर था रेनेसा एंड रेस्टोरेशन थिएटर्स में. ठीक है, और आप देखेंगे कि जो बेमाउंट और फ्लेचर हैं इन्होंने अपनी आर्टिस्टिक जो है एट द पीक पर दिखाया है इस पर्टिकुलर वॉक में. आई एम टॉकिंग अबाउट फिलास्टर एंड यहाँ पर आपको क्लासिकल फीचर्स ऑफ प्लॉट देखने मिल जाएगा जिसे ड्राइवन इन्होंने कहीं ना कहीं किया है टूवर्ड्स रोमांटिक ड्रामा. होप यू अंडरस्टैंड हियर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई हैव डिस्कस हियर. सो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो इनका फिलास्टर है और बेमाउंट और फ्लेचर का ये फेमस ट्रेजिक कॉमेडी है जिसमें ब्लेंडिंग्स दिखाई गई है, जिसमें रोमांस, जेलेसी, डिस्गाइज ज़रूर से आपने ध्यान में रखना है, पॉलिटिकल रिस्टोरेशन इसमें आपको देखने मिलेगा. फाइनली इसका एक हैप्पी एंडिंग होता है. ठीक है, यू जस्ट कीप इन योर माइंड. अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नेक्स्ट वन. So guys, A King and No King, it's published 1611. Again, it's a tragic comedy. Important, of course, written by both
फ्रांसिस एज वेल जॉन फ्लेचर। ओके, तो आप इसको देखेंगे, ये जो इनका बेसिकली प्ले है, इसमें जो मतलब फोरबिडन जो लव रहता है, एंड किंगशिप जो रहता है, एज वेल द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया है, सर्क्यूलेट किया है इस पर्टिकुलर प्ले में। एंड फाइनली आप देखेंगे जो एक रेवलेशन आता है जो कम से कम रीस्टोर कर देता है मोरल ऑर्डर्स को। सो दिस इज बेस्ड ऑन इट, नो नीड टू गो मोर डिटेल्ड, and only title itself most important, one of most important and popular Jacobean tragic comedies में से एक है। and इसमें आप देखेंगे it's anyhow it is associated with psychological drama and romantic adventure, आपको इसमें देखने मिलेगा। and the thing you just keep in your mind, no need to go more detail। okay, अभी let's talk about the next one, the faithful shepherdess। basically friends, it is pastoral tragicomedy, it's a pastoral tragedy comedy and you see it was published 1608, राइट। और इसमें आप देखेंगे इट्स इसमें ना थियोरी दिखाई है ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि मतलब एक्सप्लेन किया गया है इन हिज प्रीफेस में, राइट। और इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा इट इज़ बेस्ड ऑन इटालियन पेस्टोरल ट्रेडिशन, राइट। इटालियन पेस्टोरल ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं ये कहीं पर मतलब उस पर बेस्ड ऑन है। और इसको ना आप मतलब एक लाइक सेलिब्रेट किया गया है चैस्टिटी को, मोरल हीलिंग्स को थ्रू द वर्चुअस फिगर ऑफ कॉर्लिन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन एक वर्चुअल फिगर है इस पर्टिकुलर पेस्टोरल ट्रेजिक कॉमेडी में, द फेथफुल शेफर्ड्स। तो उसी को कहीं ना कहीं उसकी चैस्टिटी, उसकी मोरल हीलिंग को सेलिब्रेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये इनका एक थियोरेटिकल वर्क है ऑन ट्रेजिक कॉमेडी, और एग्जाम्पल भी है ऑफ कोर्स पेस्टोरल ड्रामा का, ठीक है। अदरवाइज यू नो नीड टू स्टडी मोर अबाउट दिस। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट थॉमस किड, जॉन लिली, थॉमस डिकर, John Webster and Francis Beaumont and John Fletcher. Now let's move ahead. So guys, here we have most important, in fact I call star of today's video, Francis Bacon, to whom you have to prepare completely for exam. Consider the father of English essay. The father of English essay we consider Francis Bacon. Most important timeline we have 1561 to 1626। तो मैं आपको बता दूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फिगर यू सी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको मोर देन वन आपको मिलते हैं फ्रॉम दी फ्रांसिस बेकन, और इनसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन वॉज अ मेजर इंग्लिश फिलोसोफर, एसेइस्ट, साइंटिस्ट, keep in your mind and point to be noted, scientist he was as well statements, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ही introduced a new style of prose, new style of prose in literature, right, in English of course, जो basically clear है, concise है and of course practical है। इनके जो essays हैं फ्रांसिस बेकन के, you see reflection उसमें देखने मिलता है worldly wisdom का, worldly विजडम, राइट, का रिफ्लेक्शंस आपको इनके एसेज में देखने मिलेगा, मोर रिफ्लेक्टिव होते हैं एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल गाइडेंस कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो ऑफ कोर्स बेकन का बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, क्योंकि इन्होंने ऐसे जो एक सीरियस लिटरेरी फॉर्म था लाइक शॉर्ट, पॉइंटेड एंड फुल ऑफ मीनिंग बना दिया। एंड ही ऑफ कोर्स प्रमोट द साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इंडक्शन को इन्होंने इंक्लूड किया। और इनके एसेज आप देखेंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट पावर, सक्सेस, राइट, एंड स्टडीज़ की देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस शॉर्ट सेंटेंसेज एंड क्लैरिटी, बैलेंस आपको इनके वर्क्स में दिखने मिलेगा एज ए स्टाइल। एंड इनके जो प्रॉस हैं वो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे मेडिवल कॉम्प्लेक्सिटी से उन्होंने कहीं ना कहीं उसको मॉडर्न बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दीज आर दी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके ऑफ कोर्स फ्रांसिस के हैं। एंड इनके जो फेमस एसेज हैं, लाइक इनके एसेज जो इन्होंने दिया था, जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेट मी डिस्कस अबाउट इट। तो हियर यू सी यहाँ पर इन्होंने सम 8 नंबर्स ऑफ एसेज दिए हैं, जो बेसिकली आपके इस तरह है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू 3 ईयर्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव 1597, the second one 1612,
एंड द थर्ड वन 1625, राइट. अभी लेट मी डिस्कस अबाउट वो कौन कौन से एसेज यू सी हियर. सो यहाँ पर इन्होंने 8 नंबर ऑफ एसेज दिए हैं. लाइक फर्स्ट वी हैव ऑफ ट्रुथ, सभी आपके ऑफ से शुरू होंगे. ऑफ स्टडीज, राइट. ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑफ एम्बिशन. एंड नेक्स्ट वी हैव ऑफ रिवेंज, यानी कि ऑफ सब में आएगा, रिवेंज. एंड नेक्स्ट वी हैव ग्रेट प्लेस, ऑफ ग्रेट प्लेस, राइट. नेक्स्ट वी हैव लव एंड द लास्ट वन वी हैव गार्डन्स. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर गार्डन्स. तो हियर आई हैव डिस्कस्ड ऑल 8 नंबर्स ऑफ टाइटल जो इनके एसेज में रिप्रेजेंट है. और इसमें आप देखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉलेज, यानी कि जो एक ट्रूथ है इट्स एन मोरल ऑफ नॉलेज ब्रिंग्स पावर. किस तरीके से ट्रूथ है वो ब्रिंग करता है पावर को, कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया है. एनालाइज क्या है मोटिव्स एंड एम्बिशंस, राइट. एज वेल ही डिस्कस अबाउट और डील विद पावर, सक्सेस एंड पब्लिक लाइफ को कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया है. तो इनके इन पर्टिकुलर एसेज में आप देखेंगे बेकन के कि इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है फिलोसफी का, प्रैक्टिकल विजडम का एंड ऑफ कोर्स ब्रिलियंट स्टाइल उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू सी ऑफ स्टडी से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. अदरवाइज यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड ऑल 8 नंबर्स ऑफ एसेज जो मैंने आपको विद टाइटल हियर सजेस्ट किया है. यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड. सो गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताती हूँ. जो मैंने 3 एज यहाँ पर मेंशन किया था, तो दीज आर एक्चुअली 3 डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओवरऑल ये 3 एडिशंस है ऑफ इनके एसेज की. यहाँ मैंने आपसे टोटल इंपॉर्टेंट जितने भी इनके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अभी प्रीवियस ईयर वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए. अदरवाइज यू सी इनका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1597 इट वॉज, मैंने यहाँ मेंशन किया है. तो इसमें टोटल जो इनके एसेज थे वो 10 एसेज इन्होंने लिखे थे एंड बेस्ड ऑन थे वो आपके रिलीजियस एंड सिविल. ठीक है, रिलीजियस एंड सिविल पर कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन थे. और अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे जो इसका सेकेंड एडिशन आया था उसमें इन्होंने 38 एसेज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किए थे और बेस्ड ऑन थे कहीं ना कहीं वो, मतलब एक्सपेंडेड वर्जन भी था. और इसमें इन्होंने और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्होंने ग्रोथ और एज अ थिंकर, स्टेटमेंट्स और फिलोसोफर का क्या रहेगा तो उनको इन्होंने इंक्लूड किया था. जैसे कि आपका काउंसिल करके ऑफ ग्रेट प्लेस जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वो इसी का पार्ट है. अभी जो नेक्स्ट 1624 है ये इनका थर्ड एडिशन है. सी इसमें आपको 58 टोटल एसेज मिल जाएंगे. सो हियर आई डिस्कस इनफैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेज. सो जो मेजर आपको 8 नंबर्स ऑफ इनके एसेज स्टडी करने दैट आई हैव मेंशन हियर. अदरवाइज फर्स्ट इनका जो एडिशन है इट कंप्राइज 10 एसेज, सेकेंड वन 38 एंड द जो थर्ड वन है इनका 58 एसेज आपको इसमें मिल जाएंगे जो इनका बेसिकली फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन रहा है. आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, एडवर्सिटी, गार्डन्स, ऑफ डेथ, ये सभी इनके इसी पर्टिकुलर. अब आपसे क्वेश्चन क्या एग्जामिनेशन में बनता है कि विच पर्टिकुलर एडिशन जो इनका टाइटल दे देंगे कि वो कहाँ कौन से एडिशन से है, तो आपने इसका नॉलेज रखना है. यू हैव टू स्टडी बाय योर ऑन, राइट. और अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ 1597 में इन्होंने यूथ जो है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है और मिडिल एज को इन्होंने अपने सेकेंड एडिशन में कंप्लीट किया है एंड विजडम ऑफ लाइफ इन्होंने थर्ड एडिशन में कहीं ना कहीं टारगेट किया है. तो 3 एडिशंस ऑफ बेकन के एसेज की इंपॉर्टेंट है जिसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई है इंग्लिश एसेज की, राइट. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स मूव ऑन. मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके सभी वर्क हैं, सभी क्रोनोलॉजी आपने स्टडी करनी है. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. सो गाइज मैं आपको अगर बताऊँ ये जो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है इट्स 1605 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्क कंसिडर किया जाता है इन प्रॉस में बाय बेकन, राइट. जिसमें इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस बताया है इसमें, आर्ग्यूमेंटेशन दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ कोर्स. ठीक है, तो आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए बेस्ड ऑन विच, ओके. और इसमें इन्होंने नीड दिखाया है फॉर साइंटिफिक मेथड का कि क्या नीड रहता है साइंटिफिक मेथड को, क्यों हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, व्हाई वी शुड रिफॉर्म ऑफ लर्निंग्स, राइट. तो बेसिकली उसका जो फाउंडेशन है मॉडर्न साइंस का कहीं ना कहीं दिस इज द वर्क, दिस इज द फिलोसॉफिकल वर्क बाय बेकन. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेनी टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. और मैं आपको बता दूं
कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड मैनर में आपसे पूछा गया है, तो बेसिकली बेकन चाहते थे रिफॉर्म करना इंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज। दैट्स वाई उन्होंने प्रैक्टिकल, यूजफुल एंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रूव करना एक्सपेरिमेंट्स को, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं टारगेट किया। सो आप देखेंगे इसमें इसे इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो मतलब ह्यूमन की नॉलेज रहता है उसको इन्होंने बुक के अंदर जो इन्होंने डिस्कस किया है उसमें इन्होंने ह्यूमन की नॉलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वी हैव मेमोरी, सेकेंड वी हैव इमेजिनेशन एंड थर्ड वी हैव रीजन। यानी कि मेमोरी से मतलब है हिस्ट्री को स्टडी करना, इमेजिनेशन से मतलब है पोइट्री को टारगेट करना, एंड ऑफ कोर्स रीजन से मतलब है फिलोसफी को अंडरस्टूड करना। सो इन्हीं सभी चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है, ह्यूमन नॉलेज को एज वेल। इन्होंने स्कॉलर्स को अटैक भी किया है बेकन ने, मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज किया है स्कॉलर्स लाइक जो फोकस करते हैं यूजलेस डिबेट्स को, इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को और वैल्यू करते हैं वर्ड्स ओवर फैक्ट्स, मतलब वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय फैक्ट्स की। तो उन सभी को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया इस पर्टिकुलर अपने बुक में। सो ओवरऑल इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट स्टडी दिस इन अ प्रॉपर मैनर। तो एक इनका ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग का। क्रिटिसिज्म भी है कहीं ना कहीं मेडिवल एजुकेशन का, एंड इन्होंने क्लासीफाई किया है ऑल ह्यूमन नॉलेज को, और इंडक्टिव मेथड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इंडक्टिव मेथड स्टडी करते हैं ना अपने पेपर 1 में, यू स्टडी इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने इस बुक में। एज वेल इन्होंने साइंटिफिक जो स्पिरिट है उसको इनकरेज किया है, एंड दैट्स इट। ओके, नॉलेज इज पावर, दिस इज मोस्ट फेमस कोट बाय Bacon. Okay, so we have discussed about this important work. Now let's talk about Novum Organum. It's again most important and repeated in your examination. This is also most important philosophical as well scientific work written by Bacon. 1620 the year of publication. So मैं आपको बता दूं from Bacon's work, आपको क्रोनोलॉजी कई बार पूछी गई है 225 में, 224 में। यू प्लीज कीप इन योर माइंड एंड जस्ट कंसिडर अकॉर्डिंगली। ओके, तो आप इनका जो एक वर्क है ये दिस वन ओवम ऑर्गमम, जिसका मतलब भी मतलब द न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब न्यू इंस्ट्रूमेंट मतलब रिप्रेजेंट करना फॉर नॉलेज के लिए। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने न्यू मेथड एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को आप किन और नए तरीकों से जान सकते हैं। ही टॉक्ड अबाउट दिस इज द कोर आइडिया ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वर्क नोवम ऑर्गम 1620, एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ऑफकोर्स इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो एरिस्टोटल का जो ऑर्गनन है ना उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की कोशिश किया है। इट इज रिप्लेस टू टोटल्स ऑर्गनन। ठीक है, तो उसी को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेस किया है। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये चाहते हैं न्यू साइंटिफिक मेथड को क्रिएट करना और ये रिमूव करना चाहते हैं एरर्स एंड डिस्कवर ट्रुथ, राइट। तो इन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्क में रिजेक्ट किया है जो ट्रेडिशनल बेसिकली स्कोलास्टिक लॉजिक रहता है, उसको इन्होंने ट्रेडिशनल लॉजिक को इन्होंने क्या करा है यहाँ पे रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। इफ़ यू हैव टाइम सो यू स्टडी इट इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जैसे कि आपके बैकन है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, फादर ऑफ इम्प्रीसिज्म। आपको मैं बता दूं इम्प्रीसिज्म से भी क्वेश्चन आपसे पेपर 1 में पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर टर्म को, एम्प्रीसिज्म को पूछा जाता है। इट इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इम्प्रीसिज्म के आपके बैकन है, जिसका मतलब ही है नॉलेज जो बेस्ड ऑन होती है एक्सपीरियंस। इट्स कॉल्ड एम्प्रीसिज्म। ठीक है, तो जो आपकी नॉलेज बेस्ड ऑन है एक्सपीरियंस, तो उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बट यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड कहीं ना कहीं जो इनका नोवम ऑर्गमम, ये जो इनका वर्क है फ्रांसिस बेकन का, फाउंडेशन है साइंटिफिक मेथड का। एंड यहाँ पे आप मॉडर्न जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसका बर्थ देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉजिक को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी इस इंपॉर्टेंट बुक में। सो ऑल ओवर फैक्ट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दैम स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी लेट्स टॉक अबाउट डी ऑगमेंटिस साइंटेरियम। दिस बेसिकली पब्लिश 1623। क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। और इसका जो मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं, ये लैटिन टाइटल है बेसिकली इनका। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इट्स द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, द एडवांसमेंट ऑफ साइंस।
ठीक है, 1623। एंड इस पर्टिकुलर लैटिन एक्सपेंशंस जो आप देखेंगे, तो इनकी जो एक अर्ली बुक आई थी ना, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में, तो उसी का आप यहाँ पर देखेंगे बेसिकली मतलब बेस्ड ऑन है ये। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो इनका वर्क है, इसमें इन्होंने कंप्लीट मैप ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज है उसको क्रिएट किया है। एज वेल ये जो इनका बुक है, इट्स बेस्ड ऑन द ग्रेट रिन्यूअल। एंड आप इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस ऑफ, अगेन इन्होंने यहाँ पे 3 फैकल्टी सजेस्ट किए ह्यूमन माइंड की, सेम एज इन्होंने अपनी उस बुक में किया था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो ओवरऑल इट इज़ बेस्ड ऑन और मतलब सेम एज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, राइट। आपने इसमें वही सभी चीज़ें स्टडी करना है, लाइक इट इज़ मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट इन्होंने इसमें दिया है, ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड ऑन है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इट्स अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी इसी वर्क को, जो इनका अर्लियर बुक था, इसी को इन्होंने एक्सपेंड किया है अपने इस पर्टिकुलर लैटिन टाइटल जो इनका है, द एडवांसमेंट ऑफ साइंस करके। और फाउंडेशन टेक्स्ट भी कंसिडर किया जाता है मॉडर्न साइंस में। देखिए इनके जितने भी मेजर वर्क है, दे ऑल आर फाउंडेशन टेक्स्ट कंसिडर किए जाते हैं मॉडर्न साइंस के। और क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स इन्होंने नॉलेज को देके किया है, एंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ऑफ कोर्स टू साइंटिफिक मेथड को। The New Atlantis. This is 1627. So you see already I have mentioned in chronology manner. First we have essays, then advancement of learning, Novum Orgum, De Augmentis and Scientificarium, and the New Atlantis. This is 1627. ये इनका basically utopian prose narrative है, utopian prose narrative। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्क में आप देखेंगे ये फ्रांसिस बेकन ने जो इम्पोर्टेंट दिया है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जो इनका पर्पस है, विजन इन्होंने दिया है ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी का, एंड मॉडर्न साइंस मेथड है बेस्ड ऑन है, एंड सोलोमन हाउस जो एक इंस्टीट्यूशन है उस पर बेस्ड ऑन इट इज़। तो इसमें आप देखेंगे किस तरीके से जो पीपल हैं, देयर आर काइंड भी होते हैं, पीसफुल भी होते हैं, नॉलेज लविंग भी होते हैं, देयर आर कैटेगरीज भी है। तो इन्होंने मतलब उसी को आगे डिस्कस किया है अपने इस वर्क के अंदर, सिग्निफिकेंस बताया है रिसर्च कल्चर का, एंड ऑफ कोर्स साइंटिफिक नेशन के बारे में बात किया है, जो ड्रीम है बेसिकली ऑफ अ साइंटिफिक नेशन, एंड यूटोपियन ट्रेडिशन का पार्ट इसको कंसीडर किया है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे थॉमस मोर का जो यूटोपिया था वो किस तरीके से एक इमेजिनेशन कर रहे थे एक ऐसे आइडल स्टेट की विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। सो दिस इज एनी हाउ बेस्ड ऑन इट। तो मैं आपको बता दूँ 1627 बेसिकली पोस्टमस आफ्टर द डेथ ऑफ बेकन इट वॉज पब्लिश, क्योंकि 1626 द ईयर व्हेन इनकी डेथ हो रही है, और ये इनका यूटोपियन प्रॉस फिक्शन है। आइलैंड ऑफ बैन सलीम करके इसकी सेटिंग रखी गई है, और सोलोमन हाउस बेसिकली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड ऑन है, इट इज़ सोलोमन्स हाउस। तो ये ऑलरेडी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है रिगार्डिंग सोलोमन हाउस। ठीक है, तो यही इनका वो वर्क है द न्यू एटलांटिस बेस्ड ऑन, और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इसमें यहाँ पे टारगेट किया गया है टू जस्ट एक्सप्रेस और इन अ क्लियर मैनर। और ये जो इनका वर्क है द रॉयल सोसाइटी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑफ कोर्स आपके बेकन का बिलीफ है कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ इट्स अनफिनिश्ड वर्क, बेकन कुड नॉट फिनिश द फुल बुक, उन्होंने इसे फुल्ली मतलब फिनिश नहीं किया है, तो इट्स अ अनफिनिश्ड वर्क। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, सो दिस इज द न्यू एटलांटिस अनफिनिश्ड एंड 1627 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन आफ्टर द डेथ, आफ्टर द 1 year after the death of Francis Bacon. So here I have discussed Francis Bacon with you all. Now let's talk about John Milton. So guys, John Milton, as you know, most important for exam perspective, and इनका जो timeline है, first you keep in your mind 1608 to 1674 if I'm not wrong. See, he is called the lady of the English poets. इनको लेडी ऑफ द इंग्लिश पोइट्स भी बोला जाता है जॉन मिल्टन को, सेकेंड ओनली टू शेक्सपियर भी कंसिडर किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स द पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म। दीज 3 टाइटल गिवन टू जॉन मिल्टन, राइट। इनके प्योरिटी एंड इनके स्टाइल की वजह से इन्हें द लेडी ऑफ द इंग्लिश पोइट्स बोला जाता है, सेकेंड ओनली टू शेक्सपियर कंसिडर किया जाता है एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, एंड ऑफ कोर्स द पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म इनको कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इनके जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, 3 लॉन्ग इन्होंने इपिक्स दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन
एंड आपका सैमस एगोनिस्ट, जो मैंने 3 यहाँ पर मेंशन किए, ये 3 इनके लॉन्ग एपिक्स हैं और एग्जामिनेशन में ट्रस्ट में आपसे पूछे जाते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, आइडिया पूछा जाता है, यू प्लीज कीप इन योर माइंड अकॉर्डिंगली, ओके। एंड मिल्टन वॉज स्ट्रांगली सपोर्टर, ये किस चीज़ के सपोर्टर थे? फ्रीडम के, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस लिबर्टी ये चाहते थे, एंड ऑफ कोर्स रिपब्लिकन गवर्नमेंट ये कहीं ना कहीं इसके फेवर में थे, सपोर्ट में थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके इन सभी फैक्ट से आपको एक नॉलेज गेन होता है, जिससे आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क पैराडाइज लॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फ्रेंड्स फर्स्ट एडिशन आया था, इट वॉज केम इन 1667 पैराडाइज लॉस्ट का, और इट वॉज रिवाइज्ड एडिशन जो आया था इनका 1674 में। दीज 2 ईयर्स आपको अपने माइंड में सस्टेन करना है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। इसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपको सजेस्ट करती हूँ। एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। इसको टोटल 12 बुक्स में डिवाइडेड है, और इसका जो मेन थीम है बेस्ड ऑन है ये फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन। आपने ये चीज़ सस्टेन रखनी है। एंड इनका जो बेसिकली एम था टू राइट दिस इम्पॉर्टेंट जो इनका एपिक है, इट्स टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड्स टू मैन। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी जो इनका बुक फर्स्ट था, तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, पैराडाइज लॉस्ट से आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, समरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। इसे आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। लाइक इसका बुक फर्स्ट जो सैटर्न इन हेल को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। सेकेंड बुक इसमें जो है वो सैटर्न की जर्नी को टारगेट कर रहा है। थर्ड बुक गॉड फॉरेस्ट और उनका जो फॉल है उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। बुक 4 जो है इनका सैटर्न किस तरीके से एंटर होता है एडन, तो उस चीज़ को टारगेट करना है। और वार्निंग दी जा रही है एडम को। बुक 5 में रिप्रेजेंट किया है, और वॉर इन हेवन बुक 6 में, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग आपसे किस बुक में किस चीज़ को टारगेट किया है, किसको फोकस किया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल आपने इनकी जो बुक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिकॉज दिस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कैरेक्टर्स को भी गो थ्रू करना है। एंड एट लास्ट में यही बोलूँगी कि जो ग्रेट इपिक इनका है पैराडाइज लॉस्ट, दैट नरेट्स द फॉल ऑफ मैन, राइट। जो एक फॉल ऑफ मैन हुआ है बेसिकली उसको नरेट किया गया है इसके अंदर। एज वेल आप देखेंगे सैटर्न जो रेबल्स है अगेंस्ट गॉड, राइट, किस तरीके से उसको कास्ट किया है इनटू हेल, और एंटर कैसे एडन का होता है, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स यू सी इन दिस इंपॉर्टेंट एपिक वर्क बाय जॉन मिल्टन। So basically friends, next we have Paradise Regained. It's a companion book or companion poem to Paradise Lost का companion poem है. This came 1671, right? It's most important, in which you see 4 books. Here we have 12 books and here we have 4 books, ठीक है। और it is based on how Christ regained the paradise lost by Adam. तो इसी को फोकस कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे बुक्स के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। बुक फर्स्ट किस तरीके से बिगिनिंग कर रही है, जो क्रिस्ट का मिशन होता है, उसके बाद सैटर्न से उनका काउंसिल हो रहा है इस बुक सेकंड में, एंड वर्ल्डली जो ग्लोरी है ऑफर की जा रही है, ठीक है, बुक थर्ड के अंदर। एंड बुक 4 जिसमें फाइनल टेम्पटेशन हो रहा है, विक्ट्री हो रहा है। तो हियर इज accordingly you have to prepare this important work again by John Milton. Now let's talk about the next one. So guys, मैं आपको बता दूँ सैमसन अगोनिस्ट, दैट इज 1671, और ये इनका एक क्लोसेट ड्रामा है। आप क्लोसेट ड्रामा समझते हैं, विच इज़ नॉट फॉर एक्टिंग, राइट, इट इज़ ओनली फॉर रीडिंग, दैट्स कॉल्ड क्लोसेट ड्रामा, ठीक है। ग्रीक ट्रेजेडी में बेसिकली इन्होंने इसको लिखा है, और he just used this important style to write this important work. और इसका जो basically source है, it came from biblical story of Samson की है ना, book of Judge, ओल्ड टेस्टामेंट से, वहाँ से इंस्पायर्ड है, और सोर्स है इस पर्टिकुलर इनके वर्क का, सैमसन एगोनिस्ट का। इम्पॉर्टेंट है, यू सी इसमें भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने मिल जाएगी, बट यू नो नीड टू जस्ट स्टडी, ओनली टारगेट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और एज वेल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको मिले। इट्स बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी, आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, और कोई एक्शन क्लोसेट ड्रामा इट इज़। सो ऑब्वियसली एक ट्रैजिक आपका क्लोसेट ड्रामा है ये, जहाँ पे मिल्टन ने दोबारा से रिटेल किया है बाइब्लिकल स्टोरी को, जो सैमसन की स्टोरी है उसको, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स गो अब नेक्स्ट एरोपैजिटिका।
सो गाइज मैं आपको बता दूं 1644 बाय जॉन मिल्टन्स मोस्ट फेमस प्रॉस पैम्फलेट इट इज। प्रॉस पैम्फलेट इट इज इंपॉर्टेंट है। इट इज रिटन एज अ स्पीच, जहाँ पे ये एड्रेस कर रहे हैं इंग्लिश पार्लियामेंट को, राइट। इट्स रिटन एज ए स्पीच, और यहाँ पे किसको एड्रेस किया जा रहा है? ऑफकोर्स इंग्लिश पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और सेंसरशिप के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया है। डिमांड क्या है? फ्रीडम फॉर स्पीच के लिए, फ्रीडम फॉर स्पीच के लिए यहाँ पे इस वर्क के अंदर डिमांड किया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस यहाँ से, और बेस्ड ऑन आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट एंड अदर क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है लिटरेचर के। सो ओवरऑल यू सी ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। आपको पता है लाइसेंसिंग ऑर्डर जो 1643 में आया था, इन 1643 जो इंग्लिश पार्लियामेंट ने पास किया था एक लॉ जिसमें लाइसेंसिंग ऑर्डर था, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, तो बेसिकली उसको इन्होंने अगेंस्ट किया। जो लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 था, अपनी इस बुक में आफ्टर 1 ईयर दिस बुक केम, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस पर आर्ग्यूमेंट किया, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि ये उसको मतलब नहीं चाहते थे, लाइसेंसिंग ऑफ कोर्स ऑर्डर नहीं चाहते थे, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के कहीं ना कहीं सपोर्टर थे। ये मानते थे कि ट्रुथ मस्ट बी फ्री टू स्पीक इन सोसाइटी। दैट्स वाई इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिखाया टूवर्ड्स दैट लाइसेंसिंग ऑर्डर। तो आप देखेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और यहाँ से आपको क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार बने हैं। तो दिस इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीटली अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर, एंड ऑफ कोर्स ये डिफाइन कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एंड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट किया है इस बुक के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है नॉलेज एंड ट्रुथ को। क्योंकि जो मिल्टन थे उनका बिलीफ था ट्रुथ को लेकर कि जो ट्रुथ है विल राइज थ्रू फ्री डिबेट। भाई जब आप फ्री होके कुछ चीज़ कहेंगे तभी तो आप ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप फॉर इट। सो दिस कहीं ना कहीं फोकस किया गया है आपके मिल्टन के थ्रू। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आई हैव डिस्कस हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स जॉन बनियन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस मेनी टाइम हैव बीन रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जॉन बनियन, जिनका टाइमलाइन भी है 1628 टू 1688। ये आपके इंग्लिश राइटर, प्यूरिटन प्रीचर भी रहे, एंड इन फैक्ट वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स भी हैं प्रॉस एंड रिलीजियस लिटरेचर टूवर्ड्स 17th सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है। एंड बेस्ट नॉन रहे हैं फॉर इनका जो एलेगरी आया है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, एज आई टोल्ड यू कि इट वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रिलीजियस एलेगरी। इट्स एन रिलीजियस allegory, not only religious allegory, it's a greatest religious allegory in English, right? So guys let's suggest some important facts जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। इनका जो रिलीजियस एलेगरी है जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 3 पार्ट्स। ओके, जो 3 पार्ट्स है, नो नॉट 3 पार्ट, एक्चुअली 2 पार्ट्स में इट वॉज मतलब पब्लिश हो रहा है। जो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट यू सी 1678, एंड जो इसका सेकेंड पार्ट है इट केम 1684, राइट। एंड जॉन बनियन ने जब व्हेन ही वॉज बैडफोर्ड जेल में थे, ये व्हेन इम्प्रिजन थे, ये इन्होंने इसको लिखा था बैडफोर्ड जेल, ठीक है। ये ऑल्सो आपसे पूछा जा चुका है फैक्ट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। एलेगरी है, स्पिरिचुअल जर्नी इसमें दिखाई गई है, जिसमें सिंबॉलिक कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे, प्लेस आपको सिंबॉलिक देखने मिल जाएंगे, एज वेल इवेंट्स आपको सिंबॉलिक्स देखने मिल जाएंगे। सो ओवरऑल जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन की देखने मिल जाएगी, एंड ऑफ कोर्स इन सेकेंड पार्ट आप देखेंगे द जर्नी ऑफ क्रिस्टीना। क्रिस्टीना कौन होती है? द फॉलो होती है, क्रिश्चियन की वाइफ होती है क्रिस्टीना। वो अपने बच्चों को लेके मतलब सेम जर्नी पर निकल पड़ती है, और दीज 2 जर्नीज आप देखेंगे बेस्ड ऑन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो कैरेक्टर्स सिम्बोलाइज किए गए उन्हें आपने स्टडी करना है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू सी दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड बुक आफ्टर द बाइबल इन क्रिश्चियन वर्ल्ड में। आप देखेंगे एक तो बाइबल है, आफ्टर दैट दिस इज द सेकेंड बुक द पिलग्रिम प्रोग्रेस। दिस कंप्लीटली एक्सप्रेस द जर्नी और द क्रिश्चियन वर्ल्ड। ओके, फाउंडेशन बेसिकली कंसिडर किया जाता है इंग्लिश एलेगोरिकल प्रॉस का, एंड यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे प्लेन इंग्लिश स्टाइल में इट वॉज रिटन, एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड
इन्होंने इस पर्टिकुलर बुक ने इन्फ्लुएंस किया आगे के बहुत से राइटर्स को, लाइक डिकेंस हो गए, ल्यूइस हो गए, थाकरे हो गए, मैकपीस थाकरे. सो दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद दिस important work. So here we talked about this. So guys, next we have Thomas Brown. Most important, the timeline we have 1605 to 1682. Was an English prose writer as well physician, essayist और philosopher भी रहे हैं, and famous है of course for his rich ornament and of course prose style के लिए. ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनके जो वर्क मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. Number 1, Religio Medici. This is most important single one work that asked in examination of your. Do you understand the meaning of Religio Medici? The meaning is that the religion of a doctor. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे the religion of doctor. It's called Religio Medici. ठीक है, इट इज़ द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ सर थॉमस ब्राउन. सर थॉमस ब्राउन का स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है. 1643 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एंड हु वॉज बोथ अ डॉक्टर भी थे और फिलोसोफर भी थे. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जो बेसिकली मतलब आपके ब्राउन है वो चाहते हैं अ साइंटिस्टिक, और डॉक्टर कैन बी डीपली रिलीजियस. इन्होंने बोला एक जो साइंटिस्ट होता है और एक जो डॉक्टर होता है वही डीपली रिलीजियस होता है. इन्होंने कहीं ना कहीं फेथ दिखाया है एंड रीज़न. इन्होंने बताया कि जो फेथ और जो रीज़न होते हैं कैन को एग्जिस्ट. ठीक है, और इन्होंने ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस किया है ऑफ साइंस, नेचर एंड गॉड से. तो दिस इज, or you can say these are the core ideas I have suggested to write this important work, which is structured as a 2 part. आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ब्राउन डील कर रहे हैं पर्सनल रिलीजियस बिलीफ से, जिसमें ये फेथ, सोल, एंजल, साल्वेशन, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं. और जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये प्रोफेशनल एथिक्स को कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, जहाँ पर ये ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर, चैरिटी, ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ के बारे में बात करते हैं. तो हियर आई डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स that you need to understand for this important examination में जो आपसे वर्क पूछा जाता है. और मैं आपको बता दूँ, रिलीजियो मेडिसी हो गया, द पिलग्रिम प्रोग्रेस हो गया, एरोपैजिटिका, दीज ट्रायो इंपॉर्टेंट वर्क जो आपसे डिफरेंट फॉर्मेट में मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. सो आपने इन्हें टारगेट करना है एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड्रयू मार्वल. So guys, Andrew Marvell again most important, was an English poet, satirist और politician ये रहे हैं, और इनको बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट भी कंसिडर किया जाता है, बट आफ्टर जॉन डन, क्योंकि फर्स्ट मेटाफिजिकल पोइट में हमारे पास जो नेम आता है वी हैव जॉन डन, एंड आफ्टर जॉन डन वी हैव एंड्रयू मार्वल. नाउ एंड्रयू मार्वल का जो टाइम लाइन है इट्स 1621 टू 1678. ठीक है, इनका लिटरेचर में अपना ही इंपॉर्टेंस रहा है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन का, जिसमें आप देखेंगे मेटाफिजिकल स्कूल, द पॉइंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल कहीं ना कहीं जो बेसिकली कंटिन्यूस था जॉन डन्स की ट्रेडिशन से, देन आफ्टर इन्होंने उसको फॉलो किया है. नाउ इन दिस वर्क में मैं आपको इनके 2 फेमस वर्क लेकर आई, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस एंड द गार्डन. वी विल डिस्कस. मोस्ट फेमस पोएम है इनकी टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस. दिस इज अ मेटाफिजिकल लव पोएम, जहाँ पर आप देखेंगे पोएट जो है वो अर्ग कर रहा है अपनी बिलव्ड से सीज द मूवमेंट, यानी कि कार्प डीम. कार्प डीम का मतलब ही होता है सीज द मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को सीज कर लेना. सीज द मूवमेंट, डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. सो दिस इज बेस्ड ऑन कार्प डीम. यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें जो आपसे फेमस लाइन पूछी जाती है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम. दिस इज द बेस्ट लाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द गार्डन इनका इंपॉर्टेंट एंड कंटेम्पलेटिव पोएम है, जहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सॉलिट्यूड एंड द स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर को, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम आपने मोस्ट ऑफ द पोएम्स एंड्रयू मार्वल की स्टडी करनी है, बट आई हैव मेंशन हियर 2 बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, सो गाइज, बिफोर गोइंग अहेड आई sum up here the video of mine today's. So basically, if you want more videos where I talked about types of की फिगर्स, बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर को मैं जितना भी आपके की फिगर्स हैं उनको मैं आपको एज वाइज इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डिस्कस कर रही हूँ. दिस इज़ अप्रॉक्स 3rd पार्ट ऑफ माय वीडियो, एंड 4th पार्ट में मैं अप्रॉक्स आपके कंप्लीट कर दूंगी. नॉट प्रॉपर, बट आप मान के चलिए ऑगस्टन एज और रोमांटिक एज तक मैं आपके फिनिश कर दूंगी जितने भी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम वी हैव मोर लिस्ट. आप इन्हीं ऑथर्स को स्टडी कीजिए जो मैं डिस्कस कर रही हूँ नाउ डेज वीडियोज़ में, और जो मैं इनके वर्क्स आपको टारगेट कर रही हूँ उनको प्रिपेयर कीजिए. ट्रस्ट मी, यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन.
इट्स बिलीफ ऑफ माइंड बेस्ड ऑन PYQs। जितने भी आपके PYQs हैं उन्हीं पर बेस्ड ऑन ये आपका लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। और देन आफ्टर मैं आपको एज वाइज PYQs भी सजेस्ट करूंगी, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए टूवर्ड्स कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं इट्स टू द पॉइंट और absolutely right for your upcoming examination perspective. We will meet in next video. Till then, bye bye. Do connect ANS English Academy if you want to prepare yourself to win GRF. And of course, do like this video after watching. And please, if you not subscribed yet channel of mine, do subscribe it. We will meet in next video. Till then, bye bye.